हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम योजना मैगजीन का रिव्यू करेंगे और ये एडिशन होगा अक्टूबर का। मेरा नाम है प्रशांत धवन एंड इन दिस वीडियो हम योजना मैगजीन के विभिन्न आर्टिकल्स उनको कवर करेंगे। नेक काम में देरी कैसी, शुरुआत करते हैं वीडियो की। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको योजना मैगजीन का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, योजना एक मंथली मैगजीन है और हर मंथ एक नए टॉपिक पर ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं अपनी मैगजीन में, और ज़्यादातर ये टॉपिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। जो अक्टूबर का एडिशन था इस मैगजीन का, उसका टॉपिक था टेक्सटाइल्स वीविंग अ न्यू स्टोरी। एंड आई एश्योर यू, आप अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू मस्ट रीड योजना रेगुलरली। आप ये पिछले आई थिंक 10 या 20 साल में जितने भी IAS टॉपर्स हुए हैं, उनके आप अगर इंटरव्यूज देखेंगे तो उसमें वो द हिंदू न्यूज़पेपर और योजना मैगजीन का मेंशन जरूर करेंगे। दिस इज द की टू सक्सेस, एक इंटेग्रल पार्ट है UPSC प्रिपरेशन का। जो अक्टूबर का एडिशन था टेक्सटाइल्स वीविंग अ न्यू स्टोरी, उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट और नॉलेजेबल लोगों के आर्टिकल्स थे, देयर व्यूज ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट्स फ्यूचर, और किस तरीके से हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहाँ पर आप उन प्रोमिनेंट लोगों के नाम देख पाएंगे, लिस्ट है जिन लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं इस मैगजीन में। सबसे पहले आप देख पाएंगे नाम लिखा हुआ है स्मृति ईरानी जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में। फिर यहाँ पे नाम है अजय तामता साहब का, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज में आप एक सेंट्रल मिनिस्टर रख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और फिर यहाँ पे रश्मि वर्मा जी का भी नाम है, ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। सेक्रेटरी बेसिकली सबसे टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट होता है एक मिनिस्ट्री का। हर मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है। एक काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे, एक IAS ऑफिसर ही इवेंचुअली प्रमोशन ले लेकर एक सेक्रेटरी बनता है। एंड देन यू हैव जया जेटली, पॉलिटिशियन है एंड शी इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट। देन यू हैव विनय कुमार सक्सेना साहब, चेयरमैन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के। एंड फाइनली प्रकाश वासुदेवन, डायरेक्टर हैं साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के। वेरी नॉलेजेबल पीपल, और इनके आर्टिकल से वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने लिखा है, स्मृति ईरानी जी ने। अच्छा, शुरुआत करने से पहले टेक्सटाइल जो शब्द है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। टेक्सटाइल बेसिकली एक लैटिन शब्द है। लैटिन में एक वर्ब की तरह उसे यूज किया जाता है। लैटिन में उसका मतलब होता है टू वीव, या फिर हिंदी में बुनना, एक क्रिया, एक वर्ब की तरह यूज होता रहा। तो टेक्सटाइल बेसिकली एक टाइप का मटेरियल होता है जो या तो नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर से बनता है। नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है वूल, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा, और सिंथेटिक का एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, रेयन एक्सेट्रा। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो भी किसी तरह के टेक्सटाइल फैब्रिक का रिजल्ट है। मैं इसको अपने शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आर्टिकल्स में टेक्सटाइल से रिलेटेड बाकी पहलू को अच्छे से बताया गया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। इस एस्पेक्ट को पॉइंट्स के साथ समझाऊंगा आगे। और आगे लिखा है कि ये इंडस्ट्री हमारे देश में रोज़गार प्रोवाइड करती है, फॉरेन एक्सचेंज का भी साधन है हमारे देश के लिए, और साथ ही साथ हमारे कंट्री की जो धरोहर है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी प्रिजर्व करती है। अब ज़रा ये रिच कल्चरल हेरिटेज वाला जो पार्ट था उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के साथ। जो डिस्कवरी हुई थी स्पिंडल्स और स्पिंडल वुल्स की इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्राचीन घरों में, उससे ये पता लगता है कि कॉटन और वूल के टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनाना वहाँ बहुत ही आम बात थी। काफ़ी लोग किया करते थे। अच्छा, मैं जानता हूँ आप पूछेंगे कि ये स्पिंडल क्या होता है। देखिए, स्पिंडल की मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं मालूम, बट स्पिंडल ये होता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंशिएंट प्राचीन इक्विपमेंट था टेक्सटाइल फैब्रिक बनाने के लिए। उसके अलावा जो वैदिक लिटरेचर है हमारा, उसमें भी हमें स्पिनिंग और वीविंग के रेफरेंसेस मिलते हैं। एंड फाइनली
हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक अहम रोल था। अच्छा, चलिए पहले देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर में वीविंग का मेंशन कहाँ किया गया है। वैदिक रेफरेंसेस जिनकी मैं बात कर रहा था, वेल ये जो मैंने ली है इंफॉर्मेशन यहाँ पर सारी, ये इस किताब से ली है, कॉटन द बायोग्राफी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी फाइबर। कभी आपके पास समय हो तो ये स्टीफन याफा की किताब है कॉटन के ऊपर। इंडिया के बारे में भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन रीड इट। तो हमें जिससे मतलब है वो मेन यहाँ पे दिया गया है। बाय द टाइम अलेक्जेंडर द ग्रेट्स आर्मीज स्वेप्ट थ्रू पाकिस्तान इन 325 BC, डोमेस्टिकेटेड कॉटन दीज नट्स दैट प्रोड्यूस वूल। अच्छा, ये मेन है नहीं, जब तक अलेक्जेंडर सब कॉन्टिनेंट एंटर कर चुका था तब तक इंडियन बाय देन इंडियन वीविंग गिल्ड्स हैड फॉर्म्ड। गिल्ड एक तरीके से ग्रुप होता है। इंडिया की जो एक वीविंग एक इंडस्ट्री काफ़ी हद तक एडवांस थी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे टैक्स लेवी किए जाते थे, एडवांस लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे, और जो डिलिंक्वेंट मेंबर्स होते थे उन पे फाइन भी लगाया जाता था। मेन बात जो हम देख रहे थे वैदिक रेफरेंसेस की, वो यहाँ पे लिखी है, द अर्लीस्ट रिलीजियस रेफरेंस टू वीविंग अकर्स इन द ऋग्वेदा हाइम्स इन 1500 BC. Textile creation embodies the Hindu belief in a well-ordered universe, imagined as one continuous fabric. Its weft patterns serve as a kind of cosmic backdrop to the dreams. ये कह रहा है कि हिंदू जो उस वक्त थिंकिंग थी, फिलॉसफी थी और वे ऑफ लाइफ था, उसमें वीविंग का एक स्पिरिचुअल महत्व भी था। हम उसको जिस तरीके से ब्रह्मांड बनाया गया है उसको भी कुछ हद तक उसकी छवि वीविंग की आर्ट में देखा करते थे। और आगे ये भी लिखा है, द अर्थवेदा इन वन ऑफ इट्स पैसेजेस कैरेक्टराइजेज डे एंड नाइट एज टू सिस्टर्स वीविंग एंड द वार्प एंड हॉरिजॉन्टल वेफ्ट और फिल सिंबलाइजिंग डार्कनेस एंड लाइट। तो बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि जब ऋग्वेदा लिखी गई थी, जब अर्थवेदा लिखी गई थी, उस समय भी वीविंग वॉज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑर्डनरी लाइफ, इट वॉज मच मोर देन दैट। काफ़ी हद तक एक कल्चर का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट था, उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी था, उसको फिलोसफिकली भी देखा जाता था। मेन काम की बात याद रखना, अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये पॉइंट ऐड कर दोगे तो बिल्कुल बढ़िया आंसर बन जाएगा आपका कि ऋग्वेदा में मेंशन है और अर्थवेदा में इसका टेक्सटाइल और वीविंग का मेंशन किया गया है। और बाकी इतना ये जो लच्छेदार अंग्रेजी लिखी हुई है, ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ऑल राइट, सो आगे राइटर लिखती हैं कि एग्रीकल्चरल एंड पैस्टोरल मतलब रूरल communities have traditionally depended on their skills in weaving and handicrafts as a secondary source of income. It is estimated that there are around 23 million people engaged in handicrafts and weaving today. बताया गया है कि ट्रेडिशनली हमारे गांव में एक बहुत ही बढ़िया प्रथा थी जिसमें लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ वीविंग और हैंडीक्राफ्ट्स की जानकारी भी रखते थे, उसमें भी माहिर थे। ये उनकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भी था। ये सिस्टम ब्रिटिशर्स के आने के बाद काफ़ी हद तक बदल गया। 1970s तक इंडिया के टेक्सटाइल फैब्रिक्स ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किए जाते थे और वहाँ काफ़ी पॉपुलर भी थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स गर्मियों में भी सर्दियों वाले लेदर क्लोथ्स पहन कर तंग आ चुके थे। उनको लाइट कॉटन फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल लगा। सिंस ब्रिटेन में कॉटन ग्रो नहीं किया जा सकता, वहाँ पे क्लाइमेट इतना बढ़िया नहीं है उसके लिए, उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को घाटा होने लगा और मिड 17th सेंचुरी के अराउंड इंडियन कॉटन फैब्रिक के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया। जी हाँ, एडम स्मिथ और फ्री ट्रेड के एडवोकेट्स ने कमाल की हिपोक्रेसी दिखाते हुए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई और इंडियन जो फैब्रिक था, कॉटन फैब्रिक, उसको बैन कर दिया गया अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी हद तक पावर में आ गई तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली डैमेज किया गया। शशि थरूर ने अपनी रिसेंट उनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में है, उसमें इसका अच्छे से मेंशन किया है
अनफॉर्चुनेटली वो बुक मैंने एक दोस्त को दी हुई है अभी, नहीं तो मैं उस एक पूरा आपको एग्जैक्ट पेज दिखाता उसका। बेसिकली उस बुक में बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन वीवर्स के अंगूठे तोड़ दिए ताकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमज़ोर हो जाए। इवेंचुअली ब्रिटेन में टेक्सटाइल मशीनरी इन्वेंट किए जाने के बाद इंडिया की हैसियत एक टेक्सटाइल फैब्रिक एक्सपोर्टर से घटकर रॉ टेक्सटाइल मटेरियल एक्सपोर्टर तक सिमट कर रह गई। टेक्सटाइल रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, ब्रिटेन पहले नॉर्थ अमेरिका से लिया करता रहा। कॉटन कॉटन को चुनने के लिए एक तरीके से, हाँ आई थिंक चुनना ही होता है प्लग का, प्लग करने के लिए उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स भी मंगवाए थे। आज भी अमेरिका में वाइट सुप्रीमिस्ट जो गोरे रेसिस्ट गोरे होते हैं वो अश्वेदों को चढ़ाने के लिए कॉटन प्लकर्स कहते हैं। और जब अमेरिका ने इंडिपेंडेंस पा ली तो ब्रिटेन फिर इंडिया पर निर्भर हो गया कंप्लीटली कॉटन के लिए। और फिर गांधी जी ने भी, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली, गांधी जी ने भी चरखा चलाया और बाकी देशवासियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके पीछे मकसद यही था कि ब्रिटेन की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको झटका लगे। चरखा सिर्फ सादगी का एक सिंबॉलिज्म नहीं था, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी थे काफ़ी सारे। चलिए पॉइंट्स में देखते हैं आगे का पूरा आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल के आगे के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे नज़र डालते हैं अब। देखिए, आज भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस। और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है इस सेक्टर में? सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ है वो है अबंडेंट चीप लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सस्ती वेजेस पर भी काम करने को तैयार हैं। लोकल रिसोर्सेज, भगवान ने इंडिया को जोग्राफिकली इतनी बढ़िया जगह पे रखा है कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड आराम से जो भी रॉ मटेरियल्स हैं अवेलेबल हैं, कॉटन, जूट, वट एवर इट इज़ क्वाइट ईजिली अवेलेबल। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको इनिशियली बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए। यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप होती है, कारीगरी। ये बात तो है ही कि सिंस हमारे यहाँ बहुत ही एक एंशियंट ट्रेडिशन है टेक्सटाइल और वीविंग से रिलेटेड, तो एक काफ़ी बढ़िया लेवल की कारीगरी डेवलप हुई हमारे यहाँ और जनरेशन ने आगे पास ऑन करी है इसे, और दुनिया भर में इसे पसंद किया जाता है। बहुत ही यूनिक है, अनोखी है। एंड इंडिया की वीकनेस क्या है इस सेक्टर में? लो लिटरेसी एंड पुअर एजुकेशन। लोग बहुत सारे लोग हैं और काम करने को भी तैयार हैं, मगर पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन लेवल्स बहुत कम है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, उनको इतना उसके बारे में जानकारी नहीं है कि दुनिया जिस सब स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन रॉ मटेरियल्स। देखिए, रॉ मटेरियल्स तो हैं, पर जब तक यूज़ नहीं किया जाएगा कुछ फ़ायदा नहीं है उनका, तो उसको यूज़ करने के लिए फाइनेंस चाहिए, और फाइनेंस की भी काफ़ी हद तक कमी है। आगे लिखा हुआ है, इंडियाज़ प्रेजेंट शेयर इज़ बिलो 2%, रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अभी इस वक्त क्राफ्ट्स का जो 2019 में प्रोजेक्टेड कहा जा रहा है कि उसकी मार्केट 700 बिलियन तक पहुंच पाएगी। इंडिया का शेयर बहुत ही कम है जितना होना चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि हमारे यहाँ एक एंशियंट ट्रेडिशन है, उसकी एक क्राफ्ट्समैनशिप भी कमाल की है, बस उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, आगे आर्टिकल में नेशनल हैंडलूम डे के बारे में भी लिखा हुआ है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। आप ये डेट याद कैसे रखेंगे? थ्रू मोदी जीज स्माइल। लेट द पैशन ऑफ ट्रेडिशन मेक योर डे, ट्राई द मैजिक ऑफ हैंडलूम टुडे। वाह, बढ़िया जिंगल है। एंड एक्चुअली ये स्टार्ट भी मोदी गवर्नमेंट ने किया था इन 2015, और 2016 में इसका सेकेंड एडिशन था। हैंडलूम के बारे में कुछ और भी आपको बता देता हूँ साथ साथ। हैंडलूम होता क्या है? हैंडलूम इस तरीके का एक प्रोसेस होता है थ्रू विच ज़्यादातर साड़ीज़ बनाई जाती हैं, कारपेट्स बनाई जाती हैं। प्राइमरीली साड़ीज़ के लिए काफ़ी फेमस है ये हैंडलूम साड़ीज़ जो होती हैं हमारे विभिन्न रीजन की। हर रीजन की अलग पहचान होती है, अलग कलर्स यूज़ करते हैं, एंड उनकी अलग एक हिस्ट्री होती है उस सर्टन पैटर्न के की वजह से। आगे देखिए, अगर आपको वैसे हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में और जानना है, तो ये मैंने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, indiahandloombrand.gov.in।
यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड इंडियन जो हैंडलूम साड़ीज़ हैं फेमस, जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़, महेश्वरी साड़ीज़ एंड बनारसी साड़ीज़, यहाँ इनका भी मेंशन किया गया है मेरे द्वारा। बट आपको लगता है मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसे याद करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बढ़िया मैंने फ़ोटो ढूंढी आपके लिए। ये इंडिया का मैप है एंड हर स्टेट से जो फेमस साड़ी, जहाँ जहाँ से वो साड़ी फेमस है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यूपी की बनारसी साड़ी, कांजीवरम कहाँ की है? तमिलनाडु की, एंड पटोला गुजरात एंड सो ऑन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आगे बहुत कुछ डिस्कस करना है इस पूरी मैगजीन में, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अच्छा, आर्टिकल के आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंट्रीज़ के बीच साइन किया जाता है, मिनिस्ट्रीज़ के बीच में साइन किया जाता है फॉर टू एनहेंस कोऑपरेशन, एक सर्टन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करने के लिए। तो एक एमओयू साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के बीच में। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर कौन है? टिक टॉक टाइम्स अप। वेल, मिनिस्टर है राजीव प्रताप रूडी साहब। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज। राइट, अकेले हैं यहाँ पे। कुछ जैसे टेक्सटाइल में 2 मिनिस्टर हैं, एक स्मृति ईरानी जी और अजय तामता साहब। ये इस मिनिस्ट्री में सिर्फ एक ही मिनिस्टर हैं और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। आगे है उस एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हैंडलूम वीवर्स की इनकम, उनकी अर्निंग बढ़ सके, क्योंकि इस वक्त उनको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं मिलती, उनको प्रोडक्शन की फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती। तो सरकार कोशिश कर रही है कि उनके लिए बढ़िया प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, मार्केटिंग उनको मिले और जिस तरीके से वो अपना काम और जगह फैला सके। इसके अलावा वीवर सर्विस सेंटर्स की बात भी की गई है, WSCs। इस वक्त देश में 28 वीवर सर्विस सेंटर्स हैं। इनको भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि और ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये वीवर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सके ताकि वो अपना वर्क शोकेस कर सकें। एंड ऑफ कोर्स वो अगर ऐसा करेंगे तो इवेंचुअली उनकी अर्निंग्स इम्प्रूव होगी। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय तामता साहब। इन्होंने भी आर्टिकल की शुरुआत में इंडिया की रिच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में लिखा है। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता लगता है कि 4000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्पिनिंग और वीविंग की जाती थी। मैंने ये सब एस्पेक्ट पूरा कवर कर लिया है फर्स्ट आर्टिकल में, तो हम सीधा अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल का, जो है लेबरर्स की वेलफेयर स्कीम के बारे में। वेलफेयर स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वीवर्स। सबसे पहले बात करेंगे पावरलूम सेक्टर की। पावरलूम क्या होता है? देखिए, पावरलूम एक मैकेनाइज्ड वर्जन होता है हैंडलूम का। आप देख सकते हैं, ये मैंने फ़ोटो यहाँ पे आपके लिए पेश की है। काफ़ी हद तक हैंडलूम जैसा ही लगता है। एक मैनुअली एक लेबरर उस पर काम करता है, बट काफ़ी हद तक मैकेनाइज होता है, जल्दी काम होता है, फास्ट काम होता है इस पर। आई थिंक इसका डिज़ाइन बनाया गया था 1785 में बाय एडमंड कार्टराइट। एंड इनके जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पावरलूम सेक्टर लेबरर्स, क्योंकि एज यू कैन सी मशीन इतनी भारी और पावरफुल मशीन्स के साथ काम करके, स्पेशली जब आपके हाथ इन्वॉल्व होते हैं, एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है और काफ़ी बार होते भी हैं। सो गवर्नमेंट की केयर करने के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम नाम की एक योजना रखी है। इस स्कीम के अंडर अगर कोई नेचुरल डेथ होती है तो 60,000 रुपीज़ में दिए जाते हैं, नेचुरल डेथ, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ में अगर कोई मशीन से रिलेटेड डेथ हो जाती है तो उसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर कोई लिम्ब चला जाता है एंड सो ऑन, तो उसमें 1.5 लाख, उसमें भी 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये ड्यू टू एक्सीडेंट होगा ऑफ कोर्स तो ही। एंड 75,000 दिए जाते हैं इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। कंप्लीट डिसेबिलिटी नहीं, परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं, पर पार्शियल डिसेबिलिटी। सो उसके अलावा टेक्सटाइल वीवर रिहेबिलिटेशन फंड भी है। अगर किसी की नौकरी चली जाती है, कोई मिल बंद हो जाती है, तो उनको भी सरकार कॉम्पनसेशन कुछ हद तक प्रोवाइड करती है ताकि वो बिल्कुल बेसहारा ना हो जाए।
आगे देखते हैं वेलफेयर स्कीम फॉर हैंडलूम। अभी हमने पावरलूम का देखा था जो मशीन बेस्ड था, हैंडलूम मशीन बेस्ड नहीं होता, बहुत ही एक एंशंट टेक्निक है। एंड इनके लिए जो स्कीम्स हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है महात्मा गांधी वीवर इंश्योरेंस स्कीम। एंड इसके बारे में ज़्यादा मैं इंडर डिस्कस करूँगा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम पता होने चाहिए इन स्कीम्स के। एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीवर्स जो है, वीवर्स अलग होते हैं, उनके लिए है राजीव स्वास्थ्य बीमा योजना एंड आम आदमी बीमा योजना। इस आम आदमी बीमा योजना का आम आदमी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। आगे तामता साहब ने जूट सेक्टर को भी कवर किया है, बढ़िया आर्टिकल है। एंड देखिए, चलिए जूट सेक्टर के बारे में पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाद में उसकी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। जूट दिखता कैसा है? आपने आई एम श्योर जूट के बारे में सुना होगा, बट इन केस यू डोंट नो कैसा दिखता है, जूट ऐसा दिखता है। गोल्डन ब्राउनिश येलोइश सा टेक्सचर होता है उसका। और जूट की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जूट की साड़ीज़ बनती हैं, बैग्स बनते हैं, शूज़ बनाए जा सकते हैं। कॉटन के बाद आई थिंक इंडिया का सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड फाइबर है। एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री जूट इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही तेज़ी से फ्लरिश कर रही थी अंटिल 1947। 1947 में क्या हुआ? देखिए, जूट ज़्यादातर हमारा जो ग्रो होता है वो ईस्टर्न साइड में होता है, वेस्ट बंगाल की तरफ। 1947 में ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज मॉडर्न डे बांग्लादेश है। वेस्टर्न पार्ट इंडिया के पास रहा। वेस्टर्न पार्ट में हिस्टोरिकली सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ थी वो थी, और ईस्टर्न पार्ट में रॉ मटेरियल्स बनते थे। तो जब ये विभाजन हुआ, इन दी एंड इंडस्ट्री वॉज द बिगेस्ट लूज़र, जूट इंडस्ट्री वॉज द बिगेस्ट लूज़र, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के बिना फैक्ट्रीज का किसी काम की नहीं है, फैक्ट्रीज के बिना रॉ मटेरियल्स किसी काम के नहीं है। बट नाउ ओवर द ईयर्स इंडिया ने भी रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करने में काफ़ी अपनी क्षमता इंप्रूव करी है। हालांकि बांग्लादेश से इंडिया को अभी भी काफ़ी टफ कंपटीशन मिलता है इन द इंटरनेशनल जूट मार्केट, बट अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन है। एंड देखिए, जूट के शूज़ होते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। एज यू कैन सी, एक बहुत ही वर्सटाइल यूज़ कह सकते हैं इसका, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं इस इंडस्ट्री से। अब वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं फॉर द वर्कर्स इन द जूट सेक्टर। ये फाइनल पार्ट है इस आर्टिकल का। आप इम्पोर्टेंट स्कीम्स की लिस्ट देख सकते हैं जो सरकार ने जूट इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करी है। सबसे पहले है क्लीनलीनेस इन द मिल एरिया। इस स्कीम में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि मिल वर्कर्स काम जहाँ पे करते हैं वहाँ साफ़ सफाई हो, टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाए बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, वॉश बेसिन की फैसिलिटी हो। इस सब का 90% खर्चा नेशनल जूट बोर्ड उठाता है। अराउंड 40 लाख तक का मैक्सिमम खर्चा होता है इस पे। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अंडर दिस स्कीम जूट मिल वर्कर्स के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, स्कॉलरशिप दी जाती है 5,000 रुपये की 10th पास करने पर, और 10,000 रुपये दिए जाते हैं 12th पास करने पर। हालांकि रिसेंटली 2015-16 में मोदी गवर्नमेंट ने ये स्कॉलरशिप बढ़ाकर 15,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली कर दी। फिर है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए, हमारे देश की जूट इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इवन दो बांग्लादेश के सुपीरियर क्वालिटी के जूट से हमें टफ कंपटीशन मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से दुनिया एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेज अपना रही है, उससे सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, और इसकी वजह से जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जूट एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इन शॉर्ट। खासकर जूट लगेज बैग्स, सॉफ्ट लगेज बैग्स, फुटवेयर, जूट डेकोरेटिव आइटम्स। So in the long term, the jute industry in India has a very good future. अब हम आते हैं तीसरे आर्टिकल पे, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी ने लिखा है। जॉब क्रिएशन एंड इंक्लूसिव जॉब क्रिएशन की बात की गई है। सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया है डेमोग्राफिक डिविडेंड का
और हमारे देश की ग्रोइंग वर्कफोर्स का। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, इस टर्म के बारे में आपने काफी जगह सुना भी होगा, आजकल काफी फेमस है। इसका मतलब है कि हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन 66% यंग है और वर्किंग एज में है। आगे लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी मुरझा रही है, ज्यादातर कंट्रीज की ग्रोथ रेट कम हो रही है, मगर इंडिया में बल्ले बल्ले हो रही है। 7% ग्रोथ रेट से हमारा देश बढ़ रहा है और आगे हो सकता है 8% भी हो जाए। और फिर लिखा है कि इंडिया के पास बाकी रीजनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम, इनके ऊपर एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है। वियतनाम और बांग्लादेश की सारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पर टिकी है, मगर इंडिया के पास खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, पीपल्स परचेजिंग पावर, इंडिया बस चाइना और यूएस के पीछे है। इस वक्त एक्सपोर्ट सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और 13% इन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। तो कल बाकी दुनिया की डिमांड कम भी हो जाए, हमारे पास अपने देश में ही डिमांड काफ़ी रहेगी। आगे आर्टिकल में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को डायरेक्टली उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि इस समय इस सेक्टर में 5 करोड़ लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और 6.7 करोड़ इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। मतलब कि जैसे अलाइड सेक्टर्स हैं इसके, जैसे कॉटन या जूट फार्मिंग या फिर शीप रियरिंग। जैसे आपको पता है शीप का जो वूल होता है उसको रियर करना होता है, उसको निकालना होता है ताकि उसका यूज़ किया जा सके, यार्न बनाया जा सके उसका। और टेक्सटाइल मशीनरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड देखिए, सबसे पहली बात, हम टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं। टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम में जो सेक्टर है वो है गारमेंट मार्केट का। कपड़े जो होते हैं, जो सब लोग पहनते हैं, हर साल बदले जाते हैं एंड बहुत बड़ी मार्केट है। ओवरऑल ग्लोबल इसकी जो मार्केट है वो है $1.15 ट्रिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स। और इसमें से 75% जो मार्केट है वो यूरोपियन यूनियन की के 27 देश और यूएसए, चाइना, जापान में ही बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2013 का डाटा है ये। इसमें यूरोप का जो मार्केट साइज़ है गारमेंट मार्केट का वो है $355 बिलियन, ये बिलियंस में है सारा। एंड यूएसए का 230 है, चाइना का 165 है। मगर अगर हम 2025 की जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है कि इस इंडस्ट्री में, इस पूरी मार्केट में कितनी ग्रोथ आएगी, उसको देखें तो स्टैगरिंग फिगर्स दिखती है। चाइना का जंप देखिए कितना होने वाला है। 165 अभी है, $165 बिलियन, ये $540 बिलियन होने वाला है। एंड इंडिया का अभी सिर्फ 46 बिलियन है, ये 200 बिलियन होने वाला है। सो आगे जाकर देर आर ह्यूज प्रॉस्पेक्ट्स। मार्केट बड़ी होगी तो ऑब्वियसली और लोगों को एम्प्लॉय करने की भी ज़रूरत होगी इसमें, और उससे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इंडिया जैसा देश कैपिटलाइज कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी पे। आगे बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस आर्टिकल में एक फैक्ट बताया गया है कि थंब रूल है एक तरीके से कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे इन अ फुली इंटेग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल होते हैं जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में 30 जॉब्स बनती हैं और साथ में 70 जॉब्स होते हैं इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। सो एक तरीके से फैक्ट है, यू कैन यूज इट इन सम ऐसे और समथिंग लाइक दैट। 1 करोड़ के हिसाब से इतनी जॉब्स बनती हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के, एक वो है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है यहाँ पे? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादातर वुमेन काम करती हैं, औरतें काम करती हैं। 70% जो वर्कफोर्स होती है पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो वुमेन से बनती है। एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स के बारे में बात की गई है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स मतलब देखिए, इस वक्त चाइना एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। अभी कम से कम 40% शेयर है चाइना के पास अलोन। अब जैसे जैसे वहाँ पर तरक्की हो रही है तो लेबर वहाँ की हायर वेजेस मांग रही है। पहले अगर फॉर एग्जांपल चाइना की जो एवरेज कोई वर्कर 10,000 पर मंथ में काम करता था, अब उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उठ रहा है तो वो अब 15,000 या 18,000 पर मंथ भी मांगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज अफोर्ड कर नहीं पाएंगी, वो किसी और कंट्री में शिफ्ट होना पसंद करेगी जहाँ पे उनको चीप लेबर मिल जाए।
तो इंडिया काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, चाइना में वेजेस जब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली जब कंपनीज जगह ढूंढेंगी तो उनको बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज दिखेगी। वहाँ पे इंडिया को कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। इसके लिए सरकार को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस करना होगा। ये एक की एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी इसमें सोचा जा रहा है ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बूम मिले। अगला आर्टिकल है अदिति दास राउत द्वारा, एडवाइज़र हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है इमर्जिंग एक्सपोर्ट्स मार्केट्स। देखिए इन्होंने शुरुआत की है, आप एक सर्टन आप ट्रेंड देखिए क्या है। जो भी आर्टिकल अभी हमने पढ़ा है उसमें शुरुआत हमेशा इंडिया की जो एक हिस्टोरिक हेरिटेज है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, उसको हाईलाइट करते हुए किया है। तो आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि कल को आपको भी लिखना है तो सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा इंडियन हिस्ट्री से कि इंडियन टेक्सटाइल हिस्ट्री कितनी आलीशान है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में कई फॉरेन ट्रैवलर्स की बात की है, उसमें इब्न बटूटा का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इब्न बटूटा के बारे में शायद आपने सुना हो, कुछ साल पहले एक मूवी भी आई थी इश्किया, उसमें गाना था बड़ा फेमस हुआ था, इब्न बटूटा बगल में जूता एंड सो ऑन। तो उसमें इब्न बटूटा के बारे में बात की गई है। इब्न बटूटा एक मोरक्को के बड़े फेमस ट्रैवलर थे। उन्होंने 29 ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड नहीं, काफ़ी मेन जो पार्ट्स है एशिया के वहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया। नए नए किंगडम्स के बारे में उन्होंने किताबें लिखी और काफ़ी एक फेमस एक्सप्लोरर हैं। टोटल इन्होंने 75,000 माइल्स ट्रैवल किया थ्रू 44 कंट्रीज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया 29 ईयर्स का ट्रैवल था इनका। इंडिया में जब आए तब उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। जी हाँ, वही तुगलक जिन्होंने सोचा कि दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट किया जाए, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं दिल्ली वापस चलते हैं। उसी चक्कर में आधी दिल्ली खाली हो गई थी। काफ़ी स्कॉलर आदमी थे पर उन्होंने डिसीजन काफ़ी ख़राब लिए हिस्ट्री में। तो उन्होंने जो लिखा था अपनी किताब में, उन्होंने कहा है कि इब्न बतूता हैव लेफ्ट इलेबोरेट अकाउंट्स ऑफ एक्सक्विजिट टेक्सटाइल सोल्ड इन मार्केट्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो इन्होंने भी लिखा था कि इब्न बतूता ने कि इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट था उस वक्त कमाल का था। एक्सक्विजिट टेक्सटाइल मिलते थे वहाँ पर एंड काफ़ी भर के तारीफ़ करी है उन्होंने। आगे भी यही लिखा है कि ट्रेड था इंडियन एम्पायर्स का विद चाइना, इंडोनेशिया, रोमन वर्ल्ड। रोमन मर्चेंट नेवी वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय अरब ट्रेडर्स एंड देयर आफ्टर बाय पोर्टुगीज़। उसके बाद वास्को डेगामा भी आए इंडिया में और यूरोपियन कंपनीज थी। दे एस्टैब्लिश्ड अ बेस इन सब कॉन्टिनेंट एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस लुक्रेटिव कमर्शियल कनेक्शन। ये टेक्सटाइल की बात हो रही है यहाँ पे सारा। आगे यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है फाइनली कि मुग़ल एरा में जो चीफ इंपोर्ट्स होते थे, जो हमारे कंट्री में लिए जाता इंपोर्ट होते थे मटेरियल्स, वो थे बुलियन, रॉ सिल्क, हॉर्सेस, आइवरी। तो देखिए रॉ सिल्क इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट क्या होता था, वेरियस टेक्सटाइल्स। उसका हम लोग एक तरीके से रॉ मटेरियल लेते थे, उसका बढ़िया सा क्राफ्टमैनशिप के ज़रिए एक प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेचा करते थे। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये। फाइनली इंडियन टेक्सटाइल्स डोमिनेटेड द इंडियन ओशन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया फॉर सेंचुरीज। कई सदियों तक इंडियन टेक्सटाइल्स ने डोमिनेट किया इंडियन ओशन का पूरा ट्रेड रूट। आगे आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। आप कभी इस टॉपिक से रिलेटेड आप अगर आंसर लिखते हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, आंसर आपका और बढ़िया हो जाएगा। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स में सब आ जाता है यहाँ पे। कॉटन मटेरियल, जूट मटेरियल, सिल्क। यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की बात नहीं हो रही, इसमें बैग्स, शूज़, कर्टन्स, गारमेंट्स, एवरीथिंग। उसमें जो ग्लोबल शेयर है हमारा अभी हमारे कंट्री के साइज़ के हिसाब से बहुत कम है। इट इज़ जस्ट बिलो 6%, 5.8% है। और इंडियन टेक्सटाइल का जो टोटल एक्सपोर्ट से कमाई होती है हमको वो है $41 बिलियन, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो बिल्कुल रीसेंट डाटा आए हैं कुछ दिनों पहले ही, उससे पता लगा है कि जो इंडिया का टोटल नेट एक्सपोर्ट था काफ़ी हद तक ड्रॉप हुआ है। तो इसका असर इंडियन टेक्सटाइल पे भी होगा, बट लेट्स सी। आगे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड और उसके सोल्यूशंस भी बताए गए हैं। मेन प्रॉब्लम जो हाईलाइट की है वो ये है
कि जो टॉप 10 मार्केट्स हैं जिन्हें हम अपना टेक्सटाइल मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश हैं जिनके साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, सिवाय सिवाय बांग्लादेश के, जिनके साथ हमारा साफ्टा के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इससे ऑफ कोर्स सॉल्यूशन यही निकलता है इसका, हमें अपनी मार्केट डाइवर्सिफाई करनी होगी, नई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को टारगेट करना होगा। नई इमर्जिंग मार्केट्स कौन सी? साउथ ईस्ट एशिया में जो आसियान कंट्रीज है, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड सो ऑन। वेस्ट एशिया में जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया एंड ऑल दैट। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे मोरक्को खुद, जहाँ से इब्ने बटूटा आए थे। एंड ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स में आपका आता है यूक्रेन, लटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, और भी खूब सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। एंड लैटिन अमेरिका में भी बड़े देश हैं, मैक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, इन सब को हम टारगेट करके अपना एक्सपोर्ट बेस एनहेंस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इंडिया शुड फोकस मोर ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, इस पे पूरा एक आर्टिकल लिखा गया है, उसको भी कवर करेंगे आगे। एंड अगला आर्टिकल ही टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ऑथर है इस आर्टिकल के प्रकाश वासुदेवन साहब, डायरेक्टर है साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के। एंड इनका आर्टिकल की शुरुआत यहाँ से होती है। इन्होंने लिखा है, टेक्सटाइल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in human life. The use of textile is not limited to apparels but is also widely used from cradle to coffin. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि of course टेक्सटाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन लाइफ का, मगर टेक्सटाइल सिर्फ वही नहीं होते जो हम एक तरीके से अपने शरीर पर ओढ़ते हैं, जैसे कपड़े, शूज़, कर्टन्स, कुशन्स के कवर वगैरह। उसके अलावा भी फ्रॉम क्रेडल टू कॉफिन उसका यूज़ होता है। क्रेडल क्या होता है? क्रेडल ये होता है, जी हाँ, इसमें आपको पता ही होगा बच्चा सोता है, एंड कॉफिन इसे कहते हैं। नोटिस करिए एक चीज़, दोनों में एक सर्टन टाइप के टेक्सटाइल का यूज़ तो हो ही रहा है। यहाँ पे लाल रंग का टेक्सटाइल यूज़ किया जा रहा है जो आपको कपड़ों में नहीं दिखेगा, इसका एक स्पेसिफिक यूज़ है जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाएगा। और कॉफिन का भी सिमिलर ही है, ये ऐसा मटेरियल भी आपको कोट्स के अंदर या कपड़ों पे नहीं मिलेगा, इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर कॉफिन्स। तो ये वैसे कहने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। फ्रॉम क्रेडल टू कॉफिन के इंसान की शुरुआत से लेकर इंसान के अंत तक टेक्सटाइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। आगे लिखते हैं, सच टेक्सटाइल्स विच आर इंजीनियर्ड फॉर स्पेसिफिक एंड यूज रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ऐसे टेक्सटाइल्स जो एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए इंजीनियर किए जाते हैं उनको टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। ये क्रेडल और ये कॉफिन का जो अंदर का टेक्सटाइल है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। आगे और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर मटीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर देयर टेक्निकल and performance properties instead of their aesthetic और decorative characteristics। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल में उनका जो यूज़ होता है, उनकी जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो टॉप प्रायोरिटी पे होती है, ना कि एस्थेटिक, उनकी ब्यूटी, वो दिखते कैसे हैं और किस तरीके से विजुअली कितना अपीलिंग है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। मेन होता है कि वो काम क्या करता है। आगे देखते हैं, इस आर्टिकल में लिस्ट दी हुई है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की कि वो किन किन वेरियस इंडस्ट्रीज़ फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। टोटल 12 प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं इनके। सबसे पहला है एग्रोटेक, ऑफ कोर्स नाम से ही पता लग रहा होगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है ये। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेचुरल जो फाइबर होते हैं, नेचुरल टेक्सटाइल जो होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते। मैन मेड जो सिंथेटिक टेक्सटाइल होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलीथीन वगैरह, उनको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हालांकि नेचुरल फाइबर्स को भी कुछ स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ किया जाता है, पर मेनली जो डोमिनेंट फाइबर यूज़ किया जाता है एग्रोटेक में वो है सिंथेटिक फाइबर। आगे है बिल्टेक, ये ऑफ कोर्स नाम से भी पता लग रहा होगा, बिल्डिंग एंड
कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। बिल्टेक टेक्सटाइल्स कैसे होते हैं, बिल्टेक टेक्सटाइल्स ऐसे होते हैं। आपने शायद देखा भी होगा ऐसी बिल्डिंग्स को, आजकल काफ़ी फैशन में है ये सब। एंड क्लोथ टेक ऑफ कोर्स, टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ शूज़ या क्लोथिंग, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ों में भी कुछ टेक्निकल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। देन यू हैव जियोटेक। ये जियो टेक्सटाइल्स होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती हैं, बहुत ही स्पेसिफिक फोकस होता है इनका। इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, इट इज़ स्टिल बूमिंग, बट इतना स्केल उतना बड़ा नहीं उसका। होम टेक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, होम टेक इज़ ह्यूज। इसमें इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स, फ्लोर कवरिंग जो होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये पिक देख सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है होम टेक। इंडिया में 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। आगे है इंड्यूटेक, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है इनका, क्लीनिंग पर्पसेस, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन पर्पसेस के लिए प्राइमरीली। एंड मेडिटेक, जाइगैंटिक इंडस्ट्री। आपको आई डोंट थिंक आपको मेरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ये जानने के लिए। इसमें हाइजीन, मेडिकल जो सेक्टर होता है उसमें बहुत यूज़ होता है मेडिटेक टेक्सटाइल्स का। इंडिया में तो खैर बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये। मोबाइल टेक, इसमें ऑटोमोबाइल्स, कार होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे टेक्सटाइल्स काफ़ी जगह यूज़ किए जाते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। शिपिंग, रेलवेज और इवन एरोस्पेस। सो देन यू हैव पैकटेक, पैकेजिंग के लिए होता है। ओइको टेक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए में काम आता है ये। एंड प्रोटेक, पर्सनल एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन यू हैव स्पोर्ट टेक, ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स का आपने देखा होगा, पैड्स होते हैं, आर्म गार्ड होता है, ये सब। व्हाट आर दीज? टेक्निकल टेक्सटाइल्स ब्रो, दे आर ऑल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। चैलेंजेस क्या है इस टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, ये भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ स्पेशलिटी रॉ मटेरियल्स। जी हाँ, वैसे जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल हैं जैसे कॉटन, जूट, वेरियान वगैरह, वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसमें तो हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। इतना रॉ मटेरियल है कि हमारी जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र, या जो हमारी जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल, वो एनवी है ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। बट टेक्निकल टेक्सटाइल्स में आपको एक स्पेशल टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जो इंडिया में इतने अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज़ अ ह्यूज ड्रॉबैक। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई सरप्राइज़ नहीं है, आपको पता ही होगा। टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी भी अपनी इन्फेंसी स्टेज में है, बहुत ही अभी उसमें ग्रोथ होनी बाकी है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर की। मैन पावर खूब सारी है, पर क्या वो स्किल्ड है? जी नहीं। स्किल्ड मैन पावर इज़ द की, जो अभी हमारे पास है नहीं। एंड फाइनली लैक ऑफ वर्ल्ड क्लास R&D फैसिलिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ की भारी कमी है। एंड वी मस्ट लुक इनटू दिस, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस इंडस्ट्री। आगे जाकर दिस इंडस्ट्री विल ग्रो ट्रमेंडसली। तो अगर हम टैप करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल पे, तो इन 4 जो एक कमियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन पे हमें फोकस करना होगा। अगला आर्टिकल है सिल्क के बारे में, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इसके चैलेंजेस क्या हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। देखिए, सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, एस्थेटिकली दिखने में बहुत सुंदर लगता है, हर किसी भी डाई में आराम से ढल जाता है, और ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी होता है। सो आपको याद रखना, सिल्क इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। सिल्क डिस्कवर किया गया था एक चाइनीज़ चाइनीज़ क्वीन द्वारा। इनका नाम था जी लिंग शी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जी लिंग शी जब 14 साल की थी तो एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, तो गलती से उनकी चाय में एक ककून ये होता है, आप देख सकते हैं, सिल्क वर्म का ककून होता है, इसी से ही सिल्क निकाला जाता है। तो एक ककून जो था वो पेड़ से नीचे गिर गया उनकी चाय के अंदर और डिज़ोल्व हो गया। हालांकि ककून उन्होंने पहले भी देखे थे, मगर कभी उनके चाय में इतना गिरा नहीं। सो
जब उन्होंने नोटिस किया कि वो ककून थोड़ा घुल सा गया है चाय के अंदर और एक नए टाइप का फाइबर निकल रहा है, तब उसका कहा जाता है कि सिल्क की खोज हुई थी पहली बार. एंड वेल, ऑफ कोर्स सिंस चाइना में खोज हुई थी तो चाइना की हिस्ट्री का भी एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है. आज भी जो वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होता है सिल्क, जो एक्सपोर्ट किया जाता है सिल्क, उसमें मेजर जो डोमिनेंट प्लेयर है वो चाइना है. इंडिया का अराउंड 14% ही है. उसका भी एक चार्ट दिखाऊंगा बाद में. अभी आपको टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में बता देता हूँ. सबसे जो फेमस है वो है मलबरी सिल्क, जो एक खास टाइप का इंसेक्ट होता है, बॉम्बिक्स मोरी, इससे बनता है. ये आपको याद रखना है, मलबेरी बॉम्बिक्स मोरी. ये कहीं लिख लीजिएगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ भी रखा है पहले. एंड उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल तसार. देखिए, तसार एक संस्कृत शब्द होता है, उसका मतलब होता है शटल. ये इंडियन एंशिएंट लिटरेचर में भी बहुत काफ़ी बार मेंशन किया गया है. और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, मलबेरी सिल्क के अलावा बाकी जो सारे सिल्क होते हैं यहाँ पे जो है, ट्रॉपिकल तसार, ओक तसार, एरी है ये ERI, एंड मूगा, इन सब जो टाइप्स हैं, वैरायटी हैं सिल्क को, इनको वनिया सिल्क कहा जाता है, सिवाय मलबरी के. ठीक है, ये चारों जो हैं ये वनिया सिल्क हैं. और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया सिर्फ 14% प्रोड्यूस करता है ग्लोबल रॉ सिल्क का. मतलब ये 2015 का डेटा है, वैसी मैगज़ीन से लिया है मैंने. एंड चाइना 84% मेजर प्लेयर, द मेन प्लेयर इन द होल इंडस्ट्री. सिर्फ 2% ही बाकी कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती है. सिर्फ इंडिया चाइना के बीच में ही है, जिसमें इंडिया एक बहुत ही माइनर प्लेयर है. एंड हालांकि पिक्चर इतनी ख़राब भी नहीं है. इंडिया में जो 80% सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वो मलबरी सिल्क होता है. जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले, टाइप्स ऑफ सिल्क होते हैं, उसमें मलबरी सिल्क होता है. बॉम्बेक्स इंसेक्ट, इसको बॉम्बेक्स मोरी इंसेक्ट से बनता है ये. मेजॉरिटी जो है हमारा सिल्क, वो 3 सदर्न स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है. वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये आपको याद रखना है. आगे देखिए, इंडियन सिल्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ और फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि सिल्क की सारी, सिल्क के और कपड़े बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ. सिल्क को रेशम कहा जाता है हिंदी में, और काफ़ी हद तक कल्चर का भी एक अच्छा, एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है सिल्क. उसके अलावा इंडिया अकेला देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे 5 वैरायटी मिलती है कमर्शियल सिल्क की. जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिल्क बताया था, उसकी 5 की 5 वैरायटी इंडिया में मिलती है. और इंडिया अकेला देश है ऐसी स्पेशलिटी रखने वाला. उसके अलावा ग्लोबल मोनोपोली है हमारी मुगा सिल्क के ऊपर, और कोई देश में ये प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ इंडिया में ही मुगा सिल्क प्रोड्यूस होता है. उसके अलावा इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और साथ में हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस भी हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी हद तक प्लेस है, R&D वगैरह सब काफ़ी हद तक इट इज़ इन प्लेस, और अच्छी सिचुएशन में है सिल्क इंडस्ट्री. क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी जो दुनिया की और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रही है, बट इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन अभी भी अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही है. आगे बात करते हैं चैलेंजेस और आगे जो उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके बारे में फॉर द इंडियन सिल्क इंडस्ट्री. एक बहुत ही ट्रिकी चैलेंज जो अभी हम फेस कर रहे हैं इन आर सिल्क इंडस्ट्री वो ये है कि अर्बनाइजेशन हो रही है ट्रेडिशनल सेरिकल्चर एरियाज़ की. इससे क्या होता है कि लैंड और लेबर की कॉस्ट दोनों इंक्रीज़ होती है, और कभी कभी जो इंडस्ट्री होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती इस तरीके का राइज इन कॉस्ट. तो अगर इंडस्ट्री को रैपिडली एक्सपैंड करना है तो उसे एरिएबल लैंड चीप रेट्स पे और साथ में लो वेजेस पे लेबर भी चाहिए. तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, नॉन ट्रेडिशनल सेरिकल्चर एरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, जहाँ पे एरिएबल लैंड भी वास्टली अवेलेबल है और उसके अलावा लेबर भी काफ़ी चीप है, वहाँ पर हम काफ़ी हद तक अपना सेरिकल्चर शिफ्ट कर सकते हैं. एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीटिंग वाटर टेबल. सेरिकल्चर काफ़ी हद तक जहाँ पे रेन होती है वहाँ पे डिपेंडेंट रहता है.
सो पानी की कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है इसको इस इंडस्ट्री को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। कन्वर्जन टास्क देखिए, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कमर्शियल कोकून एंड यूजेज ऑफ इम्प्रूव्ड मशीन्स, इन सब से काफ़ी हद तक जो कन्वर्जन टास्क होगा रॉ मटेरियल का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन देखिए, इंडिया का जो सिल्क है उसकी ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन चाइनीज़ सिल्क या थाईलैंड के सिल्क जैसी नहीं है। हमें इस पे काम करना होगा, सरकार को भी प्रमोशन करने में इसकी मदद करनी होगी। एंड फाइनली एडिक्वेट थ्रस्ट फॉर वनिया सिल्क। देखिए, मैंने आपको बताया था अराउंड 75 to 80% सिल्क जो इंडिया में बनता है वो वनिया सिल्क नहीं होता है। सो वनिया सिल्क पे भी हमें फोकस करना चाहिए, उसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। एंड इफ़ वी डू दैट, उससे शायद नए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे। अगला आर्टिकल खादी के ऊपर है। ऑफ कोर्स इस आर्टिकल के बिना ये मैगज़ीन कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी। एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और उसके अलावा एक हमारे कल्चर और हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है खादी। गांधीज़म का भी इसमें जिक्र किया जाएगा, गांधीज़म से लिंक करके ये पूरा आर्टिकल समझाया जाएगा। इसको लिखा है ए अनामलाई जी ने। ये कौन है? ये डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं नेशनल गांधी म्यूज़ियम की, जो न्यू दिल्ली में है। कभी आपको मौका मिले ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया जगह है। शुरुआत इस आर्टिकल की एक बहुत ही खूबसूरत कोट से होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कोट कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कभी फ्यूचर में खादी पर कोई ऐसे लिखना हो तो ये कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल टेक योर आंसर टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो शुरुआत होती है इस कोट की। खादी स्पिरिट मीन्स फेलो फीलिंग विद एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। It means a complete renunciation of everything that is likely to harm our fellow creatures. And if we are to cultivate that spirit amongst the millions of our countrymen, what a land this India of ours would be. तो इस कोटेशन में ये कह रहे हैं ये गांधी जी कि खादी स्पिरिट, बेसिकली ये आई थिंक इडियोमैटिक टर्म में कहा गया है इसको। खादी स्पिरिट एक तरीके से फेलो फीलिंग देता है ह्यूमन बींग्स, और अगर हम इस फीलिंग को कल्टीवेट करें तो कितना सुंदर देश बन जाएगा हमारा भारत। क्योंकि दुनिया में हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं फेलो ब्रदरहुड की, एक दूसरे के प्रति कोई हेट ना हो, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो, और एक ब्रदरहुड की बेसिकली फीलिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप सबको पता है रियलिटी इससे कोसों दूर है, बट कोट बहुत ज़्यादा शानदार है। तो आगे आर्टिकल में खादी के बारे में जानते हैं। पहले कुछ आपको पॉइंट्स के ज़रिए बता दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि खादी की हिस्ट्री क्या है और खादी की इंडस्ट्री आज इंडिया में कहाँ स्टैंड करती है। अच्छा, सबसे पहले खादी का इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो रोल था उस पर नज़र डालते हैं। इस आर्टिकल में लिखा है कि खादी मूवमेंट ने विलेजर्स और औरतों को काफ़ी हद तक एम्पावर कर दिया था, सक्षम बना दिया था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये एक रीज़न था वुमेन पार्टिसिपेशन का इन आर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। फिर आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि गांधी जी ने 1925 में इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन सेटअप करी। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है प्रीलिम्स में, सिंस दे हैव मेंशन्ड इट इन द योजना मैगजीन। आप ये पॉइंट भी मेमोराइज कर लीजिए जस्ट इन केस। फाइनली बात करते हैं इस लाइन की, आइकॉन ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। गांधी जी ने खादी को एक आइकॉन बना दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, और ना सिर्फ इंडिपेंडेंस का बल्कि नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। खादी एक तरीके से वेस्टर्न क्लोथिंग जो हावी हो चुकी थी पूरे देश पर, उसका जवाब था। एक डिफायंस थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। इवेंचुअली इस मूवमेंट की वजह से लोगों ने ब्रिटिश गुड्स भी बॉयकॉट करने शुरू कर दिए, और कुछ जगह लोगों ने वेस्टर्न स्टाइल जो गारमेंट्स थे उनको भी सड़कों पर जला डाला। ये सब एक मैसेज था ब्रिटिशर्स को कि वी रिजेक्ट देम, वी रिजेक्ट देयर वे ऑफ लाइफ, वी रिजेक्ट इवन देयर वे ऑफ क्लोथिंग। एंड नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द आर्टिकल, द चैलेंजेस बिफोर अस। ऑफ कोर्स ये खादी इंडस्ट्री, खादी मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में इसकी बात की गई है।
देखिए, जो चैलेंज है सबसे बड़ा और मेन चैलेंज इन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, वो ये है, हाउ टू मेक खादी मोर अफोर्डेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट्स बेसिक फिलॉसफी। खादी को हम ज़्यादा अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं, उसकी जो बेसिक फ़िलॉसफी है उससे कॉम्प्रोमाइज़, उससे समझौता किए बगैर। वो बेसिक फ़िलॉसफी के कोर फंडामेंटल्स क्या हैं? डिग्निटी ऑफ लेबर, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं होने देना, लोकल लेवल पे लोग इसको मैन्युफैक्चर करेंगे या बनाएंगे, नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी, जो गांधी जी की एक धरोहर है एक तरीके से। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब खादी के पास वो पहली ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ज़माने में थी, जब गांधी जी उसे इंडोर्स कर रहे थे एंड फ्रीडम स्ट्रगल का उसको एक इंटेग्रल पार्ट बना दिया गया था। अब वो सब ख़त्म हो चुका है। तो खादी को एक नया, एक रेलेवेंस अपनी ढूंढने के लिए, एक अपनी खुद की एक फिर से पहचान बनाने के लिए, अपनी जो पुरानी उसकी गांधी जी ने फ़िलॉसफी बनाई थी वहाँ पर वापस जाना होगा, उस पर फोकस करना होगा। इसी से खादी वापस राइज कर सकती है और एक जो उसका स्टेटस होना चाहिए हमारी मार्केट में और लोगों के कैबिनेट्स में, वो उसे मिल सकता है। और इसी के साथ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। दैट्स ऑल फोक्स। हिट द थम्स अप बटन, शो सम लव एंड मेक श्योर टू कमेंट बिलो और शेयर दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम ये योजना मैगजीन की सीरीज़ हर मंथ कंटिन्यू करें। तो शेयर दिस वीडियो, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें रिस्पॉन्स दिखेगा। ओनली देन हम सब मिलके ये पूरी वीडियो पुटअप करेंगे एंड इट काफ़ी एफर्ट जाता है इसमें। सो मेक श्योर टू डू दैट। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन कि जो हिंदू रिव्यू था वो December 1 से शुरू हो जाएगा। वी डिसकंटिन्यूड इट बिकॉज प्राइमरीली मेरी हेल्थ इतनी थी ठीक नहीं थी। देन जब मेरी हेल्थ वापस ठीक हुई तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस योजना वीडियो एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस चाहिए, कुछ आपको लगता है और हम चीज़ ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, लेट अस नो, विल थिंक अबाउट इट एंड या होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।